Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो वी आर बैक अगेन. अभी कल अपना क्लास नहीं हो पाया था, तो उसके लिए हम लोग एक दिन के बाद मिल रहे हैं. वेल, ये हम लोगों ने किया था दैट NPR इज इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. एक बारी r उठा रहे हैं तो उसमें हम n का परम्यूटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको डेनोट ऐसे कर रहे थे NPR. ठीक है, उसको NPR से डेनोट कर रहे थे. फैक्टोरियल नोटेशन हम लोगों ने देखा एंड डेनोट करने का तरीका है नथिंग एल्स. NPR denotes number of ways in which we can arrange R objects out of N objects. नंबर ऑफ वेज को बताता है बच्चों. इसका मतलब शुद्ध नेचुरल नंबर है ये. ठीक है, एकदम से नेचुरल नंबर है. कितने तरीके नेचुरल नंबर बताएगा ना, नेचुरल नंबर बताएगा. ऑलराइट, सो अपना NPR क्या आ जाता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल. अभी देखो n नेचुरल नंबर, NPR नेचुरल नंबर है, n उसमें नेचुरल नंबर है, r उसमें नेचुरल नंबर है. होल नंबर भी हो सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं. नॉन निगेटिव इंटीजर्स के मतलब मैं जीरो ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है. कहां से निकल करके आता है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकल करके आता है. फर्दर फैक्टोरियल के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से बातें करी हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख रहे थे अपन लोग. इसमें क्या है कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उनको r जगह पर अरेंज करना है, अपने पास क्या है बच्चों? r खाली जगह है, r वैकेंट प्लेसेस है अपने पास. ठीक है, ये फर्स्ट वैकेंट प्लेस हो गया, ये सेकंड वैकेंट प्लेस हो गया. उस तरीके से ये rth वैकेंट प्लेस है. ठीक है, ये rth वैकेंट प्लेस है. तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपने को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर इस जगह को भरने का जो काम है, वर्क है, उसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं ऐसा सोचेंगे. इस बॉक्स को भरना एक वर्क है, W1, W2 इस बॉक्स को भरना, W3 इस बॉक्स को भरना, W4, W5, W6 अप टू WR इस बॉक्स को भरना. अभी इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है बच्चों, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. तो मैं इस वर्क को, इस बॉक्स को भरने का काम को मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ? n डिफरेंट तरीकों से कर सकता हूँ. या तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट डाल दूं, या फिर मैं सेकंड ऑब्जेक्ट डाल दूं, या फिर मैं थर्ड ऑब्जेक्ट डाल दूं एंड सो ऑन. ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर कह रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं इस जगह को कितने तरीके से भर सकता हूँ? जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डाला वही ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर भी डल सकता है. ठीक है, तो अभी मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, इस जगह को भी मैं n तरीकों से भर सकता हूँ, इस जगह को भी मैं n तरीकों से भर सकता हूँ, इस जगह को भी मैं n तरीकों से भर सकता हूँ. सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं, सारे प्लेसेस को मैं n ऑब्जेक्ट्स से n तरीकों से फिल कर सकता हूँ. ठीक है बच्चों, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोला कि ये अपना मेन वर्क है, r वैकेंट प्लेसेस को भरना. ये छोटे छोटे वर्क्स पर डिपेंड कर रहा है. सारे वर्क्स एक साथ हुए तो फिर अपना मेन वर्क करने का कितना तरीका हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n कितनी बार आ जाएगा बच्चों? n की पावर r, n की पावर r. ठीक है, अभी देखो कुल 5 डिजिट के कितने नंबर हैं? कुल 5 डिजिट के कितने नंबर हैं? आप लोग तो जानते हो, इसको कैलकुलेट करना जानते हो. क्या हो जाएगा? 99,999. लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो अपने को मिल गया ना ये 90,000. ये क्या आ गया? ये कुल 5 डिजिट के, 5 डिजिट के कुल कितने नंबर हैं? तो 90,000. अभी देखो इसको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से कैसे ला सकते हैं? अच्छा, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो ऐसा करते हैं ना कि पहले वाले बॉक्स को भरना एक वर्क कह लेते हैं, दूसरे वाले बॉक्स को भरना भी एक वर्क कह लेते हैं. वर्क डिफाइन कर लिया कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर वर्क कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है. W1 इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका, इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका? मेरे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट्स हैं. ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर लेकिन जीरो नहीं भर सकता. अगर मैंने यहाँ पर जीरो भरा तो ये 4 ही डिजिट का नंबर बचेगा.
ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 को छोड़ करके कुछ भी भर लूंगा, मतलब W1 परफॉर्म करने का कितना तरीका, 9 तरीका। W2 परफॉर्म करने का, अब तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। इस जगह को भरने का 10 तरीका, इस जगह को भरने का 10 तरीका, इस जगह को भरने का 10 तरीका, इस जगह को भरने का 10 तरीका। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोला, मल्टीप्लाई कर दो सबको, सबको मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा बच्चों, 90,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल का। अभी और आगे क्लैरिटी बढ़ेगी। देखिए यहां पर क्या है ना कि जैसे अपने पास क्या आया था, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मैं आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अरेंज कर रहा हूं, आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा हूं। तो मैं ऐसा कितने तरीकों से कर सकता हूं, उसके लिए फिर से ऐसा करके बॉक्स बनाया, ये फर्स्ट वैकेंट प्लेस को एन जगह से भर, एन तरीकों से भर दिया, सेकेंड वैकेंट प्लेस को n माइनस 1 तरीकों से भर दिया। यहां पर मैं रिपीटेशन को कह रहा हूं कि वो अलाउड नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस में आ गया वो ऑब्जेक्ट अब दोबारा से कहीं अपीयर नहीं हो सकता है। तो ये जो सेकेंड बॉक्स है मेरे पास, इसको भरने का कुल कितना तरीका मेरे पास बचा, अब तो एक ऑब्जेक्ट कम हो गया ना, टोटल मेरे पास n ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसमें से मैंने एक ऑब्जेक्ट W1 परफॉर्म करने में लगा दिया, अब मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट ही बच रहा है। n-1 ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह पर n-1 तरीकों से भर सकता हूँ। फिर इस बॉक्स को भरने का काम कितने तरीकों से किया जा सकता है बच्चों, n-2 तरीकों से। इसी तरीके से सारे बॉक्सेस को भरने का काम किया जा सकता है, और यहां पर इस बॉक्स को भरने का काम किया जा सकता है n-r+1 तरीकों से। n-r+1 टोटल डिफरेंट वेज से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अभी ये n-r+1 कैसे आए, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, आप लोग सोच भी सकते हो कि यहाँ पर ये टोटल rth बॉक्स है, दिस इज rth बॉक्स। ठीक है, जिस तरीके से ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, ये rth बॉक्स है, तो इसको भरने का कितना तरीका होगा, n-r+1 तरीका होगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू n-r+1, तो यही चीज आ जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल क्या हो गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू कहां तक, n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, n-r का फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया, तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो NPR बताता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ फॉर टोटल n गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, उसमें से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का कितना तरीका। लेकिन यहां पर क्या है ना बच्चों कि सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो अपने को क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, ये कुछ वैसी ही बात हो गई, जैसे मान लो कि एक वर्ड है अपने पास, एक वर्ड है अपने पास, एक वर्ड है अपने पास ROOT। ठीक है, अभी मैं इसका अरेंजमेंट करता हूं, इसका मैं अरेंजमेंट करता हूं, तो क्या अगर मैं दोनों ओ को डिस्टिंक्ट मान लूं, अलग अलग मान लूं, तो फिर जब अरेंजमेंट होगा तो इस तरीके से हुआ, ये अलग और अरेंजमेंट हुआ, कब, जब दोनों ओ डिस्टिंक्ट है। लेकिन आप सोचिए, क्या जब दोनों ओ सेम है, आइडेंटिकल है, तो क्या उस वक्त ये दोनों अरेंजमेंट अलग हुआ, नहीं अलग हुआ, दोनों अरेंजमेंट क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करूं कि ROOT, इसका मैं अरेंजमेंट करूं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है, 5 फैक्टोरियल तरीकों से होता है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से होता है। तो लेकिन इसमें चूंकि 3 O एक जैसे हैं, तो इसका अरेंजमेंट जो होगा वो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल तरीकों से होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट इससे कितने आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसके डिफरेंट अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 फैक्टोरियल बाई 2 एक जैसे, तो 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट, इसी में अगर इस तरीके से हो जाए ROOTT, इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा बच्चों, 3 3 6 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल, ये 3 ओ एक जैसे हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट आउट ऑफ विच p आर ऑफ सेम काइंड, p आर ऑफ p एक जैसे ऑब्जेक्ट्स। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए p फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी देखो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। अगर मान लो कुछ इस तरीके से है अपने पास r o o o o t t t i i i i i, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा बच्चों, तो कितना, कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, कुल कितने ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 ओ एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल, फिर 3 टी एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल, फिर 5 आई एक जैसे हैं तो 5। ठीक है, इतने टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट एक ही तरह के हैं लेकिन दूसरे जैसे। दे आर एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, दे आर एलाइक ऑफ सेकंड काइंड, एंड दे आर एलाइक ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को मिलेगा, तो हम लोग उस वक्त क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, उतना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने आइडेंटिकल है, जितने ऑफ सेम टाइप है, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। I hope up to here it is clear to all of you. So we have a question, Mississippi, एक वर्ड है अपने पास बच्चों मिसिसिपी। अभी इसमें क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि in how many of distinct permutations of the letters in the Mississippi do the 4 eyes do not come together? 4 eyes do not, 4 के 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं? अब जरा सोच करके देखो, जब मैं इसके सारे लेटर्स को अरेंज करूंगा तो कभी कोई अरेंजमेंट बनेगा, कभी कोई अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, उसमें से कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें 4 के 4 आई एक साथ हो रहे होंगे, 4 आई एक साथ हो रहे होंगे। ठीक है, वो समथिंग इस तरीके से दिख सकता है। ठीक है, ये 4 आई एक साथ वाला एक अरेंजमेंट, इसी तरीके से बहुत सारा अरेंजमेंट बनेगा। कितना अरेंजमेंट बनेगा वो हम लोग तो निकालना सीख चुके हैं। तो कुल कितना ऑब्जेक्ट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 ऑब्जेक्ट है। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आई क्या है बच्चों, 1 2 3 4 आई है एक जैसा, एस फिर 4 है एक जैसा, और उसके बाद फिर 2 पी है एक जैसा। तो इतना टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट अपने को इस मिसिसिपी वर्ड से बनेगा। ठीक है, उसमें से कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जहां पर 4 आई टुगेदर आ रहे होंगे, कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जहां पर 4 आईज टुगेदर नहीं आ रहे होंगे। तो अपने को वही पता लगाना है कितने ऐसे अरेंजमेंट्स जहां पर 4 आईज टुगेदर नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग कुछ उपाय करेंगे कि 4 आईज टुगेदर ना आए, वैसे कितने अरेंजमेंट होंगे। अब स्पेशली बैठ करके काउंट नहीं करना है, ठीक है, टेक्निक लगाना है अपने को। ठीक है, टेक्निक लगाना है। अभी क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into, चलो 4 फैक्टोरियल ही लिख देते हैं, नीचे में 4 फैक्टोरियल है ना। ऑलराइट, एक तो 4 फैक्टोरियल गया, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है। ठीक है, तो ये 24 2 जा 48 हो गया, तो 8 और 6 गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आ गया, 35 99 99 एंड 35। तो 99 क्या है, 100 में से एक कम है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो 35 को, तो क्या आ जाएगा, 3500 माइनस 35, तो 3465 आ गया। 3465 आ गया। अभी एक जीरो और लगा देते हैं, एक जीरो और लगा दिए, 34,650। ये क्या है, अभी इसमें से तो कोई ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, ये टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है बच्चों, अभी कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जहां पर 4 आई एक साथ आ रहे होंगे। चलो उसको खोजते, तरीका देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 आई एक साथ कितने अरेंजमेंट में होंगे, तो मैं क्या करता हूं कि मैंने 4 आई को एक साथ रख लिया,
एक बैग में बंद कर दिया, ठीक है, एक बैग में बंद कर दिया इसे, एक ऑब्जेक्ट मान लिया, बाकी कितने ऑब्जेक्ट बच गए, m 4s और 2p बच गए। ठीक है बच्चों, अब कुल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हो गए, कुल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 ऑब्जेक्ट हो गए। अभी 8 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कितना तरीका से, 8 फैक्टोरियल बटा एलाइक कितना है, ये 4 एक जैसा है और ये 2 एक जैसा है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर तो इसको हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो इसका 4 फैक्टोरियल डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया 8 गुना 6 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बटा 24 गुना 2 48 आ जाएगा, तो 8 और 6 गया। ठीक है बच्चों, तो 7 5 जा 35 और 4 3 12 गुना 24, 35 और 24, 5 चौक 20 शून्य हाथ में 2 4 3 12 10 22 24 के 4 हाथ में 2 3 6 2 8 840 840 आ रहा है। तो 840 कुल ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ये 4 आईज टुगेदर आ रहे हैं बच्चों, ऑल द 4 आईज आर टुगेदर इन दीज 840 अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट कितना था बच्चों अपने पास 34,650। तो आंसर क्या हो जाएगा 34,650 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों कितना 840, 0 1 8 3 3, B is the right answer. All right, I hope this is clear to all of you. Take a screenshot and do ask if in case of any doubt. Okay, moving to the next slide. 5 4 3 2 1. How many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? वर्ड जो है बच्चों P से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है S पर, ऐसे कितने होंगे। वैसे अगर हम लोग विदाउट, ये कंडीशन हो गया ना, वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, एक कंडीशन डाल दिया गया। कोई जरूरी नहीं कि कंडीशन डाला ही जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बिना कंडीशन के ही है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, इस वाले कंडीशन को छोड़ देते हैं। हम लोग वैसे ही परमुटेशन का कितना अरेंजमेंट बन रहा है, परमुटेशन में जो लेटर्स आ रहे हैं उनको अलग अलग जगह पर रखेंगे तो कुल कितना वर्ड बनेगा विथ और विदाउट मीनिंग, उसके बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये 2 T एक जैसे हैं। ठीक है बच्चों, ये 2 T एक जैसे हैं, और भी कुछ एक जैसा है क्या, परम्यूटेशंस। और P तो एक ही है, E भी एक ही है, R भी कोई नहीं है, M आगे नहीं है, U भी नहीं है, A भी नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं आगे, N भी नहीं, S भी नहीं आगे। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें कि 2 आइडेंटिकल है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 ऑब्जेक्ट है बच्चों। उसमें से 2 ऑब्जेक्ट एलाइक है, एक जैसे आइडेंटिकल है, तो कुल डिफरेंट अरेंजमेंट कितना बनेगा 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इतना डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएगा। अब इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जो कि P से शुरू हो रहे होंगे, कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जो कि E से शुरू हो रहे होंगे, कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जो कि R से शुरू हो रहे होंगे। तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना है जो कि स्टार्ट विथ P है। ऑलराइट, स्टार्ट विथ P, ओके। लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया है कि एंड विथ S हो। अभी देखो, जो P से शुरू हो रहा होगा वो एंड हो रहा होगा E पर, कभी कभी एंड हो रहा होगा वो R पर, कभी एंड हो रहा होगा M पर। ठीक है, अलग अलग लेटर्स पर एंड हो रहा होगा। तो अपने को क्या करना है कि एक्चुअल काउंटिंग बैठ करके नहीं करना है, अपने को कुछ टेक्निक लगाना है। टेक्निक जो है वो वर्क डिफाइन करने में है, वर्क डिफाइन करने में है बच्चों। ठीक है, ये कुल कितने बॉक्सेस मैंने बना लिए 12 बॉक्सेस बना लिए। इन 12 के 12 बॉक्सेस को भर देना यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन इज आवर मेन वर्क, वो अपना मेन काम है बच्चों। ठीक है, अभी वो डिपेंड कर रहा है कुछ छोटे छोटे वर्क्स पे। ठीक है, कौन कौन से वर्क्स पे डिपेंड कर रहा है, इस बॉक्स को भर दे। ठीक है, इस बॉक्स को भर दे और इसको हम लोग क्या कह लें, इसको हम लोग कह लें W1। ठीक है, इसको कह लें W1। ऑलराइट,
फिर इस बॉक्स को भर दे, इस बॉक्स को भरने के काम को हम लोग क्या कह ले, W2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें बच्चों कि इस बॉक्स को भर दे, इस बॉक्स को भरने को काम को क्या कहें, W3। इस तरीके से हम लोगों ने वर्क डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी अपने को कंडीशन क्या दे रखा है, स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। P से शुरू होना चाहिए और S पर खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं इस वर्क को इस तरीके से परफॉर्म करूंगा कि अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जब मैं वर्क को परफॉर्म करने जाऊंगा तो मैं इतने ही तरीके से परफॉर्म करूंगा कि अपना कंडीशन सेटिस्फाई होकर अपने को रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट बॉक्स को भरने का मेरा सिर्फ एक ही तरीका होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ P ही डालूंगा, सिर्फ P डालूंगा, क्योंकि अपने को उसी से बने हुए लेटर्स चाहिए। ठीक है, अभी P में से अब एक और बात, लगे हाथ ये लास्ट वाले बॉक्स को भी भर लीजिए, लास्ट वाले बॉक्स को भी भर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी कंडीशन दी है, एंड विथ S। ठीक है, तो मैं इस बॉक्स को भरने का जो काम करूंगा उसको भी एक ही तरीके से करूंगा, वन वे। ठीक है, अभी W2 कैन बी परफॉर्म्ड इन मोर देन वन वे। कितने तरीकों से कर सकते हैं, देखिएगा W2 क्या है बच्चों, सेकेंड बॉक्स को भरना है। इस पर तो कोई कंडीशन नहीं है, अपने पास क्या क्या बच गया, P नहीं है अपने पास, S नहीं है अपने पास, बाकी और क्या बच गया, 10। ठीक है, बाकी और 10 वर्ड्स बच गया बच्चों। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स को, 10 लेटर्स को 10 खाली जगह पर अरेंज करना है अपने को। तो ऐसा हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 आइडेंटिकल है ना, उसमें 2 आइडेंटिकल है ना, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी कितना आ जाएगा, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ठीक है, ये 2 और 2 गया, अब जो बचा 9 8 जा 72, ये 72 हो गया, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20। ठीक है बच्चों, 23 जा 60, तो क्या आ गया 60, 600, जीरो का जीरो लेता हूँ 10 वाला, इंटू 72 इंटू 42। 72 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 72 और 42 को, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 8 22 का 2 हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30, 324। ठीक है, और इसको फिर 6 से इंटू कर देते हैं, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 18, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 तिया 18। ठीक है, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, 18,14,400 ए इज द राइट आंसर। कई सारे बच्चों ने दिया होगा, ऑल राइट, वेरी गुड, शाबाश। क्या करना है अपने को, वर्क डिफाइन करना है, ढंग से वर्क डिफाइन करना है, ये कमर तोड़ देता है इस चैप्टर का, ढंग से वर्क डिफाइन करना बस सीख जाओ। नेक्स्ट स्लाइड। ऑल राइट, मूविंग टू सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन के अंदर क्या है बच्चों कि अभी अरेंजमेंट जो अपने को करना है वो एक सर्कल के अराउंड करना है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर परमुटेशन कर रहे थे। लीनियर परमुटेशन में लेट अस सपोज यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर घनश्याम है, यहाँ पर मोहन है। ठीक है, ये हम लोग लीनियर परमुटेशन कर रहे थे, लीनियर परमुटेशन कर रहे थे। अब देखिए लीनियर परमुटेशन कर रहे हैं, अभी लीनियर परमुटेशन में क्या है ना, थोड़ा फंडा को समझिएगा। अगर राम यहां पर ना बैठ करके यहां पर बैठे दूसरे पोजीशन पर, तो परमुटेशन चेंज हो गया। ठीक है ना, अरेंजमेंट चेंज हो गया। ऑल राइट, अगर राम यहां पर बैठ जाए तो तीसरा अरेंजमेंट मिल गया। ठीक है, ये पिछले दोनों में से किसी अरेंजमेंट के जैसा नहीं होगा, ये एक नया अरेंजमेंट होगा। राम यहां बैठ जाए तो वो एक बिल्कुल ही नया अरेंजमेंट होगा। ठीक है, वो पिछले किसी भी अरेंजमेंट से नहीं ताल्लुक रखेगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों कि लीनियर परमुटेशन में, ध्यान से, लीनियर परमुटेशन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे ही अरेंज हुआ, जैसे ही पोजीशन लिया, अरेंजमेंट चालू हो जाता है। अरेंजमेंट हैज स्टार्टेड एज सून एज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड एट एनी ऑफ द पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर हम प्लेस करें। ठीक है, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में ऐसा नहीं होता है बच्चों। सर्कुलर पर जरा आप सोच करके देखिए,
देखिए मान लीजिए कि आप होटल गए और वहां पर राउंड टेबल था, ठीक है, गोल टेबल था और उसके किनारे पर इस तरीके से 4 कुर्सियां रखी हुई थी। ऑलराइट, चलो कुछ और टेबल्स में बना देता हूँ ताकि सो दैट आपको विजुअलाइज करने में आसानी। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी राम जाकर के यहां पर बैठा, ठीक है, राम जाकर के यहां बैठा, या फिर राम जाकर के यहां बैठा, या फिर राम जाकर के यहां बैठा। क्या परमुटेशन चालू हुआ? नहीं, अभी नहीं चालू हुआ है परमुटेशन, अभी अरेंजमेंट नहीं चालू हुआ। जब तक कि कोई और ना बैठे, श्याम, घनश्याम, मोहन में से कोई और ना बैठे, तब तक डिफरेंट अरेंजमेंट अपने को नहीं मिल पाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा बात को। देखिए राम के ठीक दाएं तरफ मान लो श्याम बैठा है और बाएं तरफ घनश्याम बैठा है, ठीक है, तो बच गया कौन? मोहन बच गया। अभी मोहन क्या करेगा, यहां पर बैठ जाएगा। ऑलराइट, अब इस अरेंजमेंट को देखिए, इस अरेंजमेंट को देखिए। अब राम यहां बैठा था, राम यहां बैठा था, अब इसके दाएं में मैं श्याम को बिठा देता हूं, बाएं में मैं घनश्याम को बिठा देता हूं, ठीक है, बाएं में घनश्याम बैठ गया और फिर अपोजिट में मोहन बैठ गया। इसमें देखिए राम के दाएं तरफ मैं श्याम को बिठा देता हूं और बाएं तरफ मैं घनश्याम को बिठा देता हूं और अपोजिट में मैं मोहन को बिठा देता हूं, ठीक है, मोहन को बिठा देता हूं। अब इसमें देखिए राम के दाएं तरफ मैं श्याम को बिठा देता हूं, बाएं तरफ मैं घनश्याम को बिठा देता हूं और अपोजिट में मैं मोहन को बिठा देता हूं, ठीक है। बताइए क्या चारों परमुटेशन में कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देखिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 4 परमुटेशंस, ऑल आर सेम, ऑल आर अलाइक। सब में देखिए राम के अपोजिट में मोहन बैठा है, घनश्याम के अपोजिट में श्याम बैठा है, सब में, हर एक में, ठीक है बच्चों। राम के अपोजिट में मोहन सब में ही बैठा है, घनश्याम के अपोजिट में सोहन सब में बैठा है, मोहन के अपोजिट में राम सब में बैठा है। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे राम ने यहां पर पोजिशनिंग लिया, ठीक है, दूसरे अरेंजमेंट में राम का पोजिशनिंग यहां पर हुआ, तीसरे अरेंजमेंट में राम का पोजिशनिंग यहां पर हुआ, चौथे अरेंजमेंट में राम का पोजिशनिंग यहां पर हुआ, ठीक है। एक वक्त एक नजर में तो लग रहा था कि पोजिशनिंग सबका डिफरेंट है, लेकिन ये अरेंजमेंट्स सेम आ सकते हैं फिर भी। जबकि लीनियर परमुटेशन में अगर राम यहां बैठ गया तो फिर किसी जन्म में इस वाले अरेंजमेंट में से कोई भी अरेंजमेंट यहां पर अटेनेबल नहीं रहेगा, नहीं अटेन किया जा सकता है बच्चों। यहां बैठ गया तो पिछले किसी भी अरेंजमेंट में से आप कोई अरेंजमेंट इससे नहीं मिला पाओगे, या फिर यहां पर बैठ गया, आखिरी वाले पोजीशन पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया राम, तो फिर किसी भी पिछले वाले अरेंजमेंट्स में आप नहीं मिला पाओगे यहाँ के किसी भी अरेंजमेंट। लेकिन अगर सर्कुलर परमुटेशन में राम यहां बैठा है, ठीक है, दूसरा पोजीशन पर राम बैठा है, तीसरा पोजीशन पर राम बैठा है, चौथा पोजीशन पर राम बैठा है, फिर भी सेम परमुटेशंस आ रहे हैं, सेम सर्कुलर परमुटेशन आ रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि एक तो क्यों हो रहा है उसका जवाब सीधा है, ये लीनियर परमुटेशन है, सर्कुलर परमुटेशन है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है सर्कुलर परमुटेशन में जो ऐसा करवा रहा है? तो सर्कुलर परमुटेशन में जब तक एक ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं होता है उसके पहले अरेंजमेंट चालू नहीं होता है। लीनियर परमुटेशन में एक ऑब्जेक्ट नहीं भी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट भी रखा गया कहीं पर, तो अरेंजमेंट चालू होगी, ठीक है। अब इसके जैसा अरेंजमेंट अब दूसरा कोई नहीं हो सकता है, इसके जैसा अरेंजमेंट यहाँ पर राम बैठ गया है तो इसके जैसा अरेंजमेंट दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। तो क्या होता है बच्चों, अगर अपने पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अपने पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो कितना तरीका जाता है? n फैक्टोरियल जाता है, ठीक है बच्चों, n फैक्टोरियल तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है ना। इस जगह को भरने का n तरीका, इस जगह को भरने का n-1 तरीका, इस जगह को भरने का n-2 तरीका, इस तरीके से हम लोग कहां तक पहुंच जाते हैं? आखिरी वाले बॉक्स में अपने पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचता है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into up to n, n फैक्टोरियल तरीका से हम लोग n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करते हैं,
n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट n फैक्टोरियल तरीका से होता है। लेकिन ये कैसा अरेंजमेंट होता है गाइज? ये लीनियर अरेंजमेंट होता है, ये लीनियर परमुटेशन होता है। ऑलराइट, ये लीनियर परमुटेशन होता है। अभी आपको सर्कुलर परमुटेशन के अंदर क्या करना है? सर्कुलर परमुटेशन के अंदर क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट को पहले फिक्स करना है। एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया बच्चों, उसके बाद मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए? उसके बाद मेरे पास बच गए n-1 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? n-1 ऑब्जेक्ट्स बच गए मेरे पास। अब n-1 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल तरीके से। ऑलराइट, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज n-1 का फैक्टोरियल। Here, anti-clockwise and clockwise order of arrangements are considered as distinct permutation. इसकी क्या कहानी है इसको हम लोग आगे देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की कहानी। लेकिन अभी आपको एक फॉर्मूला मिल गया है क्या, कि सर्कुलर परमुटेशन का सवाल जहां भी आएगा तो वहां पर क्या करना है बच्चों, अपने को n-1 फैक्टोरियल ले लेना है। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर का फंडा ये है ना, कि आपने देखा होगा गार्लैंड एंड नेकलेस, ठीक है, देखा होगा। यहां पर क्लॉकवाइज ऑर्डर हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर हो, दोनों ऑर्डर्स एक ही नजर आते हैं, एक ही नजर आते हैं दोनों ऑर्डर्स इन द केस ऑफ नेकलेस एज वेल एज गार्लैंड। तो कभी भी नेकलेस या गार्लैंड का सवाल हो तो उसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट परमुटेशंस, दो अलग अलग अरेंजमेंट्स एक्चुअल में एक ही अरेंजमेंट को सिग्निफाई करता है, ठीक है, वो एक ही ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा होगा। तो अपने को आधा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही मिलता है सर्कुलर परमुटेशन के कंपैरिजन में। सर्कुलर परमुटेशन में n-1 फैक्टोरियल मिल गया, इसके कंपैरिजन में अब देखिए, जब सर्कुलर परमुटेशन हम लोग करते हैं तो यहाँ पर राम आ गया, यहाँ पर श्याम आ गया, यहाँ पर घनश्याम आ गया, यहाँ पर मोहन आ गया, ठीक है। राम श्याम के दाएं तरफ घनश्याम है और श्याम के बाएं तरफ राम है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज ऑर्डर चला, इसको मैं, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, घनश्याम के बाद मोहन, मोहन के बाद राम, इसको मैं पलट देता हूँ, इसको मैं पलट देता हूँ। यहाँ पर श्याम है, अब श्याम के बाद यहाँ घनश्याम आ गया, यहाँ मोहन आ गया और यहाँ राम आ गया। अभी देखिए ये दोनों अरेंजमेंट्स डिफरेंट है इन केस व्हेन यू गाइज आर गोइंग इन अ रेस्टोरेंट वेयर देयर इज अ राउंड टेबल, ठीक है। आप एक ऐसे होटल में जा रहे हो जहां पर राउंड टेबल है और आप चार दोस्त मिलकर के बैठ रहे हो, तो एक बार आपने क्लॉकवाइज बैठा और एक बार आपने फिर एंटी क्लॉकवाइज बैठा, तो उस वक्त क्या होगा कि दोनों अरेंजमेंट्स डिफरेंट होंगे। आप सिंपली ऐसे समझ लो ना कि आप मान लो श्याम हो, लेट अस सपोज दैट यू आर श्याम, देन श्याम आप अपना दायां थप्पड़ मारोगे तो राम को लगेगा, इस केस में दायां थप्पड़ मारोगे तो घनश्याम को लगेगा, ठीक है, दायां थप्पड़ मारोगे तो घनश्याम को लगेगा। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। अब देखिए इसमें ही क्या है ना, यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है नेकलेस और गार्लैंड के केस में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी वही आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी वही आ जाएगा। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके इस बात को देख सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए अभी ऐसा हो रहा है, विजुअलाइज नहीं भी हो पा रहा है तो आप बाद में इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये एक अरेंजमेंट हुआ, ये दूसरा अरेंजमेंट हुआ, लेकिन in the case of necklace और garland these two arrangements will be considered as same, ये दोनों अरेंजमेंट सेम ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये दोनों अरेंजमेंट सेम कंसीडर किए जाएंगे। तो उस वक्त क्या है कि अपने को n-1 फैक्ट, अब देखिए इस n-1 फैक्टोरियल में से आधे अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जो कि क्लॉकवाइज होंगे और बाकी आधे ऐसे होंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि n-1 फैक्टोरियल में से half of n-1 factorial arrangements will be clockwise and half of n-1 factorial arrangements will be anti-clockwise, ठीक है बच्चों। तो अपने को क्या करना है, चूंकि गार्लैंड और नेकलेस के केस में ये दोनों तो आइडेंटिकल आ गया, तो डिफरेंट अरेंजमेंट कितना हो जाएगा नेकलेस और गार्लैंड के केस में, हाफ इनटू n-1। I hope the things are getting done. So moving to the next slide, which is the slide of most beautiful topic of mathematics, combinations, but we will be dealing with it in the very next lecture. आज के लिए बच्चों इतना ही मैथ लेक्चर में। Thank you very much. Hello everyone, I am Saurav and I am your chemistry faculty. In the last class, we had studied about the IUPAC nomenclature of functional groups, right?
राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग सिखाया था। नाउ देखिए, ये भी जो भी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको सिंपल लगे, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से बस पढ़िए। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी भी कंपाउंड में अगर अटैच हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाती है। जो फंक्शनल ग्रुप्स आपको एनटीएससी में पढ़ना है और आपको बोर्ड्स एग्जाम में भी पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईस्टर्स, ये सब आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। इससे बेस्ड प्रॉब्लम अक्सर आया करते हैं। देखिए, जो मैंने लास्ट क्लास बताया था आपको, पहला फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बताया था इसको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? इसमें जो कार्बन अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड में उसी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOOH। R stands for alkyl group, और अपन इसको क्या भी लिख सकते हैं? CnH2n+1 COOH। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। बात करते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग बात करते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, तो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर इज, ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड OH। इस पे लोन पेयर भी होते हैं, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, राइट। इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4, एंड लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4, राइट। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर एंड दिस इज द जनरल फार्मूला दैट इज RCOOH। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। दूसरी बात, इसके प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसका क्या होता है? प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी, राइट, एंड द सफिक्स इज ओइक एसिड। ओइक एसिड के बीच में स्पेस होता है, ओइक एसिड के बीच में स्पेस होता है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अगर आ जाते हैं, सपोज मैंने एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक सारा उसमें अटैच कर दिया, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होता है, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हम लोग उसका क्या हमेशा लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। और जो लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है हम लोग उसका क्या लिखते हैं? लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप का हम लोग हमेशा प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, जब जैसे आप इसका हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है हमेशा फर्स्ट नंबरिंग हम लोग उसी को देंगे। जैसा अगर देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर CH3 है, CH3 एंड दिस इज COOH। यहाँ पर कार्बन का 3 हैंड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट नंबरिंग हमेशा इस कार्बन को मिलेगा। उसके बाद आपको पेरेंट चेन बनाना है, लंबा बनाना है। पेरेंट चेन किसको बोलते हैं? जो दैट मे और मे नॉट बी स्ट्रेट, वो पेरेंट चेन जो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होने चाहिए और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होने चाहिए, उसको हम लोग बेसिकली पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं। अगर मैंने इसको फर्स्ट नंबरिंग दे दिया तो 2 3 4, ये हो गया पेरेंट चेन। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं सबसे पहले उसका पोजीशन फिर उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोनों 2 और 3 पे सेम अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों के पोजीशन को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। इट विल बी रिटन एज 2,3, आप इसको 3,2 नहीं लिखेंगे, राइट। इट इज 2,3। अब कितने सेम अल्काइल ग्रुप हैं? कितने हैं? 2 हैं, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट इज डाई मिथाइल। आवाज आ रहा है? 2,3 डाइमिथाइल एंड दिस इज नाउ। अब मैंने क्या बोला था? जैसे देखिए IUPAC नेम अगर हम लोग लिखते हैं, कोई भी अगर एल्केन होता है, राइट, इसमें क्या करना है? ओइक एसिड लगाना है। तो ओइक एसिड का जो O है दैट इज वोवेल, ओके। तो ये वाला E जो है ये ओमिट हो जाएगा एंड दैट बिकम्स एल्कानोइक एसिड। इट बिकम्स
एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड। उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल हो गया। अब इसको 4 है, 4 में क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज ब्यूटानोइक एसिड, या फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप इसको ब्यूटेन 1-ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड। दूसरी बात करें फंक्शनल ग्रुप की, दूसरा आता है ईस्टर्स। ठीक है, ईस्टर का क्या होगा फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा हो जाता है RCOR-। ठीक है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, आप इसको R1 R2 भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, COOH में मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैं H लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अगर H लगा के मैंने यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या हो गया, ईस्टर्स हो गया। इसका जनरल IUPAC नेम क्या हो जाता है, एल्काइल एल्कानोएट। इसको आप याद रखेंगे, एल्काइल एल्कानोएट। एल्काइल किसको बोलते हैं, जो भी ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई, राइट, तो ऑक्सीजन के बाद ये जो है R-, इसके लिए अपन हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज एल्काइल। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या लग जाएगा, ई हट जाएगा, और ओएट जो है वो वोवेल है, फर्स्ट अल्फाबेट, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्कानोएट। ओके, जैसे अगर मैंने इसका लिखा, जैसे सपोज यहाँ मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पर लिखते हैं CH3, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज मिथाइल, मिथाइल। ओके, अब यहाँ से नंबरिंग इथानोएट। ओके, नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCHO। इसका R स्टैंड्स फॉर CnH2n+1 CHO। देखिए कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर हटा के मैं इस हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दूं तो ये भी जनरल फॉर्मूला कभी कभी NTSC में पूछ दिया जाता है। इसको अपन क्या लिखेंगे, CnH2n+2 एंड CO। अब बच्चों को लगेगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये कौन सा है, दैट इज नन अदर देन एल्डिहाइड। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। ओके, तो ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। इसका अगर फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम लोग इसको बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीफिक्स क्या होगा, एल्डो और फॉर्माइल, दिस इज द प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड। और इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, दैट इज AL, दैट इज अल। ये भी क्या होता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसके भी इसका भी जो कार्बन एटम जो अटैच है फंक्शनल ग्रुप में, हमेशा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, मीन नंबरिंग हमेशा उसी से स्टार्ट आपको करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CHO, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, ठीक है, तो हमेशा इस वाले कार्बन को हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे, दैट इज 1, 2 और 3। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, दैट इज सारे एल्काइल ग्रुप को पहले लिख देते हैं 2 मिथाइल। इसके बाद जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, प्रोपेन। तो ये सारा सिंगली बॉन्डेड है, तो सिंगली बॉन्डेड है मींस एल्केन ग्रुप का है। इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, अल लगाएंगे तो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज वोवेल, इसलिए ये वाला जो ई है ये ओमिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस इज अल्कानल, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था वर्ड और नंबर के बीच में डैश होता है, नंबर के बीच में कॉमा प्लेस करते हैं, और देयर इज नो गैप बिटवीन वर्ड एंड वर्ड, राइट। तो यहाँ पर मैंने बता दिया 2 मिथाइल। अब 3 में क्या लिखते हैं, PROPAN। ठीक है, ये वाला ई ओमिट हो जाएगा और इसके बदले में क्या आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो अपन इसको 1 अल भी लिख सकते हैं, या सिर्फ यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जगह हम लोग प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस 2 मिथाइल प्रोप, 1 अल और प्रोपानल, ऑल आर सेम, राइट। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया सिंगल बॉन्ड के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्या होगा। बात करते हैं डबल बॉन्ड के साथ। अगर अपन ये सपोज मैंने लिख दिया
CHO, दिस इज C2H5 और सपोज मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दिस इज CHO, ये OHO नहीं है, दिस इज CHO, राइट। अब यहाँ पर हमें पेरेंट चेन बनाना है। पेरेंट चेन मैंने आपको क्या बताया कि अल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन होगा दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, हम लोग उसको देंगे, तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। अब मूविंग टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मैंने आपको बताया अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो जो पेरेंट चेन बनेगा दैट विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड होगा ये 1 2 3 4, इधर भी इथाइल है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो हम लोग को किधर जाना है, इधर डबल बॉन्ड भी मिल रहा हो पेरेंट चेन में, तो 1 2 हम लोग इधर नहीं जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया पेरेंट चेन, राइट। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको सेटिस्फाई करने हैं, इसके 4 हैंड है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर कितने हैंड है, 3 है, तो यहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, तो यहाँ पर अपन 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको IUPAC नेम लिखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल्काइल ग्रुप को, दैट इज 2 इथाइल, इट्स नॉट 2 मिथाइल, इट्स 2 इथाइल। इसके बाद हम लोग वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट में जैसे मैंने आपको बोला कि एल्केन में AN तक जाता है, अगर एल्कीन या एल्काइन रहेगा तो सिर्फ ALK यूज करते हैं। तो यहाँ पर 4 में क्या यूज करेंगे अपन, दैट इज ब्यूट। पोजीशन ऑफ, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब बात आती है सफिक्स की, तो जो डबल बॉन्ड है इसका सफिक्स हम लोग जानते हैं ENE होता है, लेकिन ये वाला E जो है ये ओमिट हो जाएगा क्योंकि अल्डिहाइड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज वॉवेल। अगर जो फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो अगर वॉवेल नहीं होगा तो ये लास्ट वाला E ओमिट नहीं होगा, राइट। देन इट बिकम्स 2 इथाइल ब्यूट 2 एंड क्या हो जाएगा, इन चेंजेस इनटू EN और फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है, देन इट बिकम्स 2 in 1 अल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर आपको इसका एक परफॉर्मा में बना दूं, लाइक जस्ट अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि सबसे पहले आपको पोजीशन लिखना है, किसका, पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जैसा मैंने पहले भी बताया था। पोजीशन लिखने के बाद अपन उसमें क्या लिखते हैं, दैट इज नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, और इसको लोकेंट भी बोलते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। जब आपने नेम लिख लिया इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विद फंक्शनल ग्रुप, तो डबल बॉन्ड की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पोजीशन ऑफ डबल ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका, सॉरी, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जब पोजीशन हमने लिख लिया फिर हम लोग लिखेंगे सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया अगर डबल बॉन्ड का सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, EN, क्योंकि E ओमिट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एल्डिहाइड लिया है या कार्बोक्सिलिक लिया है, ओइक एसिड या अल लिया है, तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज वॉवेल, तो ये EN में चेंज हो जाएगा, और अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया है तो ये YN में चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, AL, ओके। तो ये इसका प्रॉपर नोमेनक्लेचर का एक मैंने आपको परफॉर्मा बना दिया, इसी पे बेस आप अक्सर क्वेश्चन करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर सपोज हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, यहां ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसमें कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। अभी एल्डिहाइड ले रहे हैं तो मैं एल्डिहाइड लेकर बना दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया CHO, फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर हाइड्रोजन लगाने की बात है यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ कार्बन का 4 हैंड सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर भी 4 हैंड सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। सबसे पहले पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे है, 2 पे है, कौन सा है, मिथाइल,
नंबर वर्ड के बीच में मैंने बताया था आपको कि डैश लिखते हैं, तो हो गया 2 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट क्या हो जाएगा, दैट इज पेंट। ओके, दैट इज पेंट। फिर क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 3 पे है, तो मैंने लिख दिया 3। सफिक्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, YNE, तो दैट चेंजेस इनटू YN। मैंने बताया कि आइन का जो ई है वो ओमिट हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज ए, दैट इज वॉवेल। ओके, देन 2 मिथाइल पेंट 3YN एंड 1 अल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये बेसिकली आपको इसको ध्यान देना है, तो ये आपको ध्यान देना है। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, अभी तक मैंने जितना बताया उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करें और बताइए अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो। आगे बढ़े। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसको भी मैं इंडल्ज कर रहा हूं इन एल्डिहाइड अलोंग विथ एल्डिहाइड। देखिए यहां पर कार्बन के सारे हैंड सेटिस्फाई हैं, 2 3 4 2 3 4 3 1 4 3 1 4 ऑल आर सेटिस्फाइड। नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर मैंने दे दिया C2H5, यहाँ पर CH3 दिया है, तो इसमें पेरेंट चेन में हम लोग ऊपर जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, बताइए आप लोग, हैंड रेस करके बताइए। ये हम लोग ऊपर जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 7 होंगे या 6 होंगे, बताइए, हैंड रेस कीजिए और बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। हम लोग को वेरी गुड, जिन्होंने 7 आंसर करा है एकदम सही आंसर उनका। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेकर बनाने हैं पेरेंट चेन को, तो यहाँ पर इसको मैं एलोंगेट कर दूंगा, तो ये CH2 CH3 में हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर 6,7 लिख दे रहा हूँ, तो उस केस में ये एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है। ऑप्शन में ये भी रहेगा कि यहाँ पर इसको एल्काइल ग्रुप ले लिया जाएगा, और वो ऑप्शन अगर करेक्ट कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे, 4,5 डाई मिथाइल। इसके बाद क्या होगा, 4,5 डाई मिथाइल के बाद वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी, और दोनों सिंगल यूनिट है, इसलिए हम लोग वर्ड रूट में कभी भी ए ऐड नहीं करेंगे। तो वर्ड रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप, 4,5 डाई मिथाइल हेप। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4th पोजीशन पे, कभी भी आप ऐसा मन नहीं सोचेंगे ये 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज 4, एंड व्हाट इज द सफिक्स। अब सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखते हैं, फिर उसका सफिक्स लिखेंगे, देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसका सफिक्स। क्यों लिखेंगे डबल बॉन्ड को पहले, क्योंकि EN में E पहले आता है इन कंपेरिजन टू YN, राइट। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज 4, सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज EN, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वो सेकंड पोजीशन पे है, दैट इज YN, राइट। एंड देन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज 1, एंड दिस इज अल। कभी भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को आपको मर्ज नहीं करना है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके जो भी सफिक्स होते हैं उसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, दैट इज अल, और सेकेंडरी सफिक्स किसको बोलते हैं, जो भी एन इन आइन जो है उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। तो आप इसको YN AL नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए बात आती है बॉन्ड लाइन नोटेशन की, बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया CH4, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में सपोज अगर मैंने एक पॉइंट दे दिया तो ये कार्बन एटम का रोल प्ले कर रहा है, और अंडरस्टूड है कि इसके 4 हैंड्स होंगे ही होंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्लैंट लेंथ के टाइप से अप्स एंड डाउन्स में लिखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन को। सपोज अगर मुझे पेंटेन लिखना है तो 4 कार्बन से मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, दिस इज हेक्सेन, यहाँ पर दिस इज CH3 CH2 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 एंड CH3। एक बात आपको और याद रखिएगा
कि जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले कार्बन एटम है इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। और बीच वाले जितने भी कार्बन हैं उनको उसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और उसको सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन दिस इज सेकेंडरी, और सेक्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्यों है? क्योंकि बीच वाले जितने भी कार्बन एटम्स है सारे 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं। अगर मैं इसमें ब्रांच लगा देता हूं सपोज ऐसा, तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया, इसको हम लोग टर्शियरी कार्बन एटम भी बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन एटम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको TERT डैश पे लिखा जाता है, टर्शियरी TERT, टर्ट, राइट। अगर मैंने एक और ऊपर भी लोकेंट लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसको क्वाटरनरी कार्बन भी बोला जाता है, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी हेक्सेन लिखा था 3 4 5 एंड 1 6, ठीक है, मैं हाइड्रोजन अभी यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। ये जो है एक कार्बन एटम शो कर रहा है जिसमें सिंगल बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, तो ये हेक्सेन हो गया। अंडरस्टूड है कि हर अप्स एंड डाउन्स में ये जो पोजीशन है ये कार्बन एटम को शो कर रहे हैं, बीच वाला सिंगली बॉन्ड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करना है तो इस वाले कार्बन का 2 हैंड है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बॉन्ड लाइन से कभी कभी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऐसा है CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, राइट। यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को ये सेकंड पोजीशन है, तो आप इस पे एक सिंगल स्टिक अगर आप ऐसे दे देते हैं ये भी मिथाइल शो करता है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे भी शो कर देंगे, डाई मिथाइल अगर सपोज दिखाना है, इसका हाइड्रोजन को हटाकर इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो इस पोजीशन पे भी लगाना है तो हम इसको एक नीचे भी खींच देंगे, दैट इज ये हो गया क्या, इस पोजीशन पे एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे। इसको दिखाने का दूसरा और क्या तरीका है, सपोज ये प्रोपेन हो गया, एक यहाँ पर ऐसे सटाकर यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है, और दूसरा ये ऐसे, ये भी क्या हो गया डाई मिथाइल। अगर आपको इसमें इथाइल दिखाना है, सपोज अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया C2H5 और ये पेरेंट चेन, थर्ड पोजीशन पे C2H5 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हैं, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, तो 1 2 3 या 1 2 3 किसी पोजीशन पे, सपोज ये वाला पोजीशन है, इस पे इथाइल है, तो एक मैंने आपको बताया था एक पे मिथाइल होता है। अब इसी कंटिन्यूअस में आगे बढ़ जाएंगे तो ये इथाइल हो जाएगा। इसको आप किधर भी बेंड कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोपाइल रहता है तो फिर अपन इसको क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं। बात आई समझ में? तो ये हो जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, राइट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो कर रहे हैं। अब बच्चे यहाँ पर क्या समझेंगे कि ये तो कीटोन है और ये अल्कोहल है, और ऑप्शन में वो भी गिवन रहेगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि ऐसे मैंने लिखा है, ये वाला एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये वाला बॉन्ड ये है, और डबल बॉन्ड दिस इज ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड OH, तो ये वाला बॉन्ड है, दिस इज सिंगल बॉन्ड OH। अब ये अल्कोहल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, और ये कीटोन नहीं है, राइट। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको इसको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। ये कीटोन और अल्कोहल नहीं है, ये एक सिंगल बॉन्ड है जिसे OH कनेक्टेड है, और ये वाला जो कार्बन है ये डबली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन,
और ये सिंगल बॉन्ड आपका जो खाली है दैट इज COOH। ठीक है, अब यहीं पे मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड की, जैसे मैंने आपको बताया एल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखते हैं CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया C+OH। ठीक है, अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर हम लोग दिखाएंगे तो देखिए मोस्ट कॉमन है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां मैंने ऐसे लिख दिया C+O। अब यहां पर मैं अगर ऐसा छोड़ देता हूं, दोनों हैंड्स फ्री है, तब ये कीटोन हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ, ठीक है, अल्डिहाइड, C+O एंड सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार हैंड रेज कीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, अगर यहाँ पर मैं सिंपली OH लगा दूंगा तो वो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ठीक ना, अब आते हैं नेक्स्ट में, अल्डिहाइड मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग आते हैं कीटोन में। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, राइट। कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन, ये क्या होता है, दोनों हैंड फ्री होते हैं इसके, RC+O R', राइट। ये कीटोन हो गया। फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो C+OH। ठीक है, और सॉरी ये वाला हाइड्रोजन नहीं होगा, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर हो गया कीटोन का। अगर इसको अगर हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना होगा तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करेंगे, देखिए ये वाला कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये दोनों हैंड्स फ्री हैं, तो ये अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड हो, ये सिंपली कीटोन हो गया। यहाँ पर अगर मैंने H लगा दिया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ अगर मैंने OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ व्हाट, कीटोन। अगर हम लोग बात करें इसकी प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स इसका होता है बच्चों कीटो और ऑक्सो। कीटो और ऑक्सो आर द प्रीफिक्सेस ऑफ कीटोन, और सफिक्स जो इसका होता है दैट इज ONE। इसको ओन पढ़ते हैं ना कि वन पढ़ते हैं, ONE, राइट। कीटो एंड ऑक्सो आर द प्रीफिक्स एंड सफिक्स इसका क्या होता है, ONE, दैट इज ओन। अब हम लोग बात करते हैं IUPAC की। अगर एल्केन है, एल्केन में हमको कीटोन ग्रुप लगाना है तो क्या होगा, कीटोन का सफिक्स मैंने आपको बताया ONE। ये फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, अगेन क्या है, वॉवेल है, तो ये लास्ट वाला जो E है ये ओमिट हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्कानोन। ठीक है, बात आपको याद रखनी है। अब देखिए ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये कभी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होगा। ये जो मैंने आपको कीटोन बताया, दिस इज नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, राइट। ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कार्बन है आपको गलती से भी उस कार्बन को वन पोजीशन नहीं देना है। आपको देखना होगा कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से ये किधर नजदीक पड़ रहा है, जैसे हम लोग लोकेंड में देखते थे, और नंबरिंग उसी हिसाब से होगी। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहां मैंने लिख दिया, या इसको हम चेन को और लंबा करते हैं, यहां मैंने लिख दिया CH3, यहाँ है CH2, राइट। अब ये देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ये नजदीक किधर से पड़ेगा, लेफ्ट साइड से, तो इधर से नंबरिंग होएगी 1 2 3 4। कभी भी फर्स्ट पोजीशन इसको नहीं देंगे क्योंकि ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका नाम लिखना है। मैं इसमें क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन और हटाकर यहां पर एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं। मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, राइट। पेरेंट चेन अगेन वही होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बताइए, इसका IUPAC नेम आप लोग लिखिए, जल्दी से लिखकर बताइए, फास्ट, ओनली 15 सेकेंड्स, जल्दी बताइए, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ
this hydrocarbon containing ketone? जल्दी। Anyone? जल्दी लिखें आप लोग। अगर किसी को बोलना है तो हैंड रेज करके बोल भी सकते हैं। सॉरी, 3-ethyl प्रोपेन और प्रोपा, PROPAN नहीं, रॉन्ग है, सॉरी। देखिए सारा एल्केन है, एल्केन कंटेनिंग कीटोन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ALK, ये पूरा AN तक जा रहा है, सिर्फ E ओमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, पहले तो प्रॉप नहीं होगा, ब्यूट होगा, राइट। आप इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ई हटेगा, ठीक है। और किस पोजीशन पे कीटोन है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2 और सफिक्स क्या होता है, ओन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दिया था यही, ठीक है। प्रत्युष का आंसर सही है, वेरी गुड। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, याद रखिएगा। और इसको अगर हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। एग्जाम्स में आपको ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी ये सिंगली बॉन्डेड था, थोड़ा लेवल में इसका मैंने बढ़ाया है, चलिए आप बनाइए, इसको बनाकर बताइए क्या इसका आंसर होगा। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। पहले तो यहाँ पर 2 कीटोन है, आपको इस बात का ध्यान देना होगा, ये पहला कीटोन है, ये दूसरा कीटोन है। अब आप नंबरिंग कीजिए इसमें, जल्दी बताइए, ओनली 30 सेकेंड्स। एनीवन, किन्हीं को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ट्राई कीजिए जल्दी। फिर से हेप्ट, ENE और EN, हाँ 1 YN 3,5 डाई ONE। किसका जवाब है ये, प्रत्युष रंजन। और एनीवन, जल्दी बताइए। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप अगर पहले है, तब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे, इक्विवेलेंट पोजीशन मतलब इधर से फर्स्ट पोजीशन पे है और इधर से फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को उसमें प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज 1। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप लिखना है, फिर नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप लिखना है। इस कंपाउंड में पोजीशन और नेम की जरूरत नहीं है, तो सीधा हम लोग वर्ड रूट से यूज करेंगे, दैट इज हेप, वेरी गुड। फिर आते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ये जिसने भी बनाया है इसका वेरी क्लोज था, बट प्रत्युष जो भी है आपका, ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया कि नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नहीं करेंगे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बाद में आता, ट्रिपल बॉन्ड पहले आता, तो नंबरिंग हम लोग पहले उसको लिखते हैं। आपने 6 पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, आपने बता दिया डबल बॉन्ड, राइट।
तो ये आपका रॉन्ग हो गया, नंबरिंग आपने इधर से किया है इसलिए आपका ये रॉन्ग हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज हेप। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पे है। और ई एन तो लिखेंगे, इन का ई ओमिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है। और फिर यहाँ पर 6th पोजीशन पे वाई एन, राइट। इसका ई इसलिए ओमिट हो जाएगा क्योंकि ओ एक जैसे का ओ वॉवेल है। और किस किस पोजीशन पे, 3 और 5 पे 2 कीटोन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डाईओन। आपको ये नहीं देखना है कि प्रीफिक्स का अल्फाबेट जो है वो वॉवेल है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपको जो मेन डोमेन है ओ एन ई, आपको इसके फर्स्ट अल्फाबेट को ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा प्रत्युष आपका रॉन्ग हो गया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एल्कोहल। अगर हम लोग बात करें एल्कोहल की, तो इसका जो फंक्शनल जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला इज ROH। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सॉरी R को इलैबोरेट करेंगे तो CnH2n+1OH। अब इसे बेस क्वेश्चन मैंने जैसे मैं पहले आपको बताया था एल्डिहाइड के केस में, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग इधर अटैच कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज CnH2n+2O। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ चुका है और आपको भी आ सकता है आगे भी, CnH2n+2O। तो बच्चों को लगेगा कि ये क्या है, ऐसा तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा ये अल्कोहल का ही फंक्शनल ग्रुप है। इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n+2O। सपोज अगर क्वेश्चन आ जाता है C5H10O, ठीक है, C5H2NO, तो ये क्या अल्कोहल होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, CnH2n+2 होता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया C5H12O, तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, और ये सिंगली बॉन्डेड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कानॉल। याद रखिएगा, एल्कानॉल। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका अल्कोहल का, ठीक है। अब इस पे बेस्ड इसकी अगर बात करते हैं प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स अगर प्रीफिक्स की बात की जाए अल्कोहल की, तो ये होता है हाइड्रोक्सी। और अगर सफिक्स की बात की जाए तो ये होता है ऑल, OL, राइट। बॉन्ड लाइन नोटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया सपोज, तो इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा, इसका IUPAC नेम जल्दी से बताइए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसका IUPAC नेम क्या होगा, कम ऑन फास्ट। या ऐसे मैंने लिख दिया दिस इज OH, इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, याद रखिएगा। प्रोपेनॉल रॉन्ग है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये दूसरा कार्बन प्रेजेंट है। ये मैंने ऐसे लिखा है OH, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, CH2OH, दिस इज CH3CH2OH। इसी को मैंने ये फॉर्म में लिखा है, फिर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, दिस इज इथेनॉल, इथेन 1 ऑल, और इसको हम लोग इथेनॉल भी लिख सकते हैं, दैट इज इथेन, ई हटा 1 ऑल, और आप इसको कंबाइन करके इथेनॉल भी लिख सकते हैं, इथेनॉल। ये जिसका जवाब है वो सही है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रहा हूं, आपको इसको बनाना है। चलिए इसका IUPAC नेम लिख लीजिए जल्दी, फास्ट। नंबरिंग सबसे पहले बताइए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कम ऑन जल्दी बताइए। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एनीवन? राइट टू लेफ्ट किसने किसने जवाब दिया, एनीवन?
द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और क्यों लिखेंगे? अगर सपोज प्रत्युष रंजन से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया होता, इन दिस केस द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड। बताइए प्रत्युष, नंबरिंग किधर से होगा? राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? अगर इधर भी मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, रॉन्ग। अगर इधर भी मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तब भी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगा, ना कि लेफ्ट टू राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, और दूसरी बात कि सेकंड वाला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे ही मिल जा रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे, सॉरी थर्ड पोजीशन में मिल जा रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, ना कि एल्कोहल है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग एल्काइल ग्रुप से कहीं ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। बात आई समझ में? तो नंबरिंग इस केस में भी राइट टू लेफ्ट होगा। और हम लोग प्रीवियस वाले की अगर बात करते हैं, मैंने इसको क्या किया, अगेन चेंज कर दिया इसको। चेंज हो गया। एक और था यहाँ पर, एक मिनट। ये सपोज ऐसा है, देखिए यहाँ पर ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है। यहाँ पर नंबरिंग किधर से होगा? नंबरिंग होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मोर और लेस वैसे ही स्ट्रक्चर है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, नंबरिंग होगा राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे। दैट इज 4 पे कौन सा एल्काइल ग्रुप है? 4 पे इथाइल है। आपको यहाँ से काउंट नहीं करना है, आपको यहाँ से काउंट करना है। ये एक नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये सिंगली बॉन्डेड से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 4 इथाइल। अब बात करते हैं, अब क्या होगा 4 इथाइल के बाद? वर्ड रूट इज हेप, राइट। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से मैं किसी को भी अगर दो या दो से ज्यादा बार रिपीट कर देता तो यहाँ हेप्ट नहीं, यहाँ ये हेप्टा होता। तो ये हो गया 4 इथाइल हेप्ट। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? 1 पे है, हेप्ट 1 and its suffix is en. Then position of triple bond, that is 6 and its suffix is yn. Then position of functional group, that is 3,5 और सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का? OL, और ये दो अल्कोहल है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? डाइऑल। 4 इथाइल हेप 1n 6yn 3,5 डाइऑल। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हैंड रेस करके बताइए सबको समझ में आ रहा है? एनीवन अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेस करके डाउट पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? हैंड ऊपर कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ईथर की बात करते हैं। ईथर क्या होता है? इसके अगर हम फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें, ये कुछ ऐसा होता है ROR' मींस इसके दोनों हैंड फ्री हैं ऑक्सीजन के। और इसका जनरल फार्मूला, सॉरी दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज द जनरल फार्मूला। और फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? दैट इज O। ये भी हैंड फ्री है और ये भी फ्री है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है R या R' में, इसमें हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं। ये O के जो दोनों हैंड है, इसमें क्या होता है, जो भी छोटा हैंड है होता है उसके आगे हम लोग यहाँ पर एल्कोक्सी लगाते हैं, एल्कोक्सी। और जो भी बड़ा हैंड होगा उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? एल्केन, राइट। और दोनों हैंड अगर सेम है तो उसमें भी ऑक्सी लगेगा, उसमें भी ANE लगेगा। ठीक है, दिस इज फॉर शॉर्टर हैंड। शॉर्टर हैंड मीन्स शॉर्टर नंबर ऑफ कार्बन्स, एंड दिस इज फॉर लॉन्गर हैंड जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दिस इज CH3,
एंड दिस इज C2H5, राइट। अब ऑक्सीजन के दोनों हैंड देखिए, ये छोटा हैंड है, ये बड़ा हैंड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज एल्कोक्सी मैंने लिखा है, मींस ALK इज द वर्ड रूट, और ALK नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो ALK क्या हो जाएगा, दैट इज मेथ। इसमें अपन क्या लगाएंगे, ऑक्सी, ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, राइट। तो ईथर के केस में आपको बेसिकली क्या लिखना है, IUPAC जो होगा ईथर के केस में वो होगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, राइट। मींस ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और जो बिगर हैंड है वहां पर क्या हो जाएगा, एल्केन, तो ये क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। आसान है ना। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पर भी C2H5 लिख देता तो आप इसको क्या लिखते हैं, इथॉक्सी इथेन, और इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल ई पहले आता है इसलिए इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, और ईथर इसका मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, और जनरल इसका IUPAC नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। तो ये सब सारे थे फंक्शनल ग्रुप, और इस पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं साइक्लिक कंपाउंड पे। अगर हम लोग बात करें साइक्लिक कंपाउंड की, तो साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला आता है साइक्लोएल्केन, ठीक है। साइक्लोएल्केन की बात करते हैं, मतलब देखिए ये क्वेश्चन आया था, कोई मुझे बता सकते हैं कि साइक्लोएल्केन के लिए हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, जल्दी बताइए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स required to form cycloalkane, जल्दी, anyone, very good। आपको क्या करना है, ट्रायंगल तो बनाना है, वो भी तो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CnH2n, राइट। और आप लोगों ने पहला पढ़ा है CnH2n, और किसका जनरल फॉर्मूला है, वो एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला है, दैट इज CnH2n। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बोथ आर आइसोमर्स, बोथ कैन बी आइसोमर्स, ये भी क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको आइसोमर भी बताऊंगा। आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर सेड टू बी अ सेट ऑफ आइसोमर्स, राइट। अब देखिए हमको साइक्लोएल्केन बनाना है, मींस 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, रिक्वायरमेंट है 3 कार्बन है टू फॉर्म साइक्लोएल्केन, ठीक है। और अंडरस्टूड है कि हर कार्बन एटम का यहाँ पर 2-2 हैंड है, मतलब 2-2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे होंगे, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको वर्ड रूट के आगे साइक्लो प्रीफिक्स लगाना ही होगा। अगर आपने साइक्लो प्रीफिक्स नहीं लगाया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अगर जैसा देखिए ये मैंने लिख दिया साइक्लोप्रोपेन, अब यहाँ पर मुझे एक मिथाइल लगाना, तो मैंने एक मिथाइल यहाँ पर लगा दिया, ये हाइड्रोजन नहीं ये मिथाइल है। अब आपको इसमें नंबरिंग करना है, तो बच्चे अक्सर क्या गड़बड़ कर देते हैं कि इसमें ये ओपन चेन है ये वाला, और ये क्लोज चेन है, दोनों को मिलाकर पेरेंट चेन लंबा बना देते हैं। अगर आप लोग इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना होगा कि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो साइक्लिक में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कितना है, 3 है, तो ये बेसिकली पेरेंट चेन हो गया, और ये अल्काइल ग्रुप हो गया। और आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर वो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3। तो आप इसको 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको मिथाइल 1 पोजीशन पे है तो आप इसको लिख लेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बात आई समझ में, ठीक है। अब मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आप लोग उसका नाम लिखकर बताइए जल्दी से। इसका नाम सिंपल, जल्दी से इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा। What is the IUPAC name of this hydrocarbon? जल्दी बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। What is the IUPAC name of this compound? किसी ने जवाब दिया,
देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, इस पोजीशन में इथाइल अटैच्ड है। ये क्या कौन सा अल्काइल ग्रुप है? दिस इज 1 इथाइल 4 मिथाइल। वेरी गुड, किसका आंसर है? सही है, वेरी गुड सत्यम, एकदम सही है। दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। नंबरिंग मैंने आपको बताया था हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अल्काइल ग्रुप से करते हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगा, ये सेकंड, 1 2 3 4 आप इधर से भी आ सकते हैं तब भी फोर्थ पोजीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 1 इथाइल देन 4 मिथाइल, राइट। देन आपको साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है, वर्ड वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं रखना है, साइक्लो एंड देन हेक्सेन, ऑल आर सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, राइट। अब हम लोग आते हैं साइक्लो एल्कीन की बात करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं साइक्लो एल्कीन की। साइक्लो एल्कीन की इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज CnH2n-2, जो कि किसका होता है? एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला होता है। आप इसको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं। सपोज अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में। अब आपको हाइड्रोजन काउंट करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो ये कितना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 2 8 - 2, दैट इज 8 - 2 6, C4H6। आप देख लिए इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन के कितने हैंड है? 2 इधर और एक इधर, 3 हैंड है, तो एक इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, एक इधर हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड है, 2 4 6। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? C4। याद रखना आपको, means cycloalkene and alkyne both are said to be a set of isomers, right। अब हमको इसका IUPAC नेम लिखना है। देखिए अब इसका IUPAC नेम अगर हम लोग लिखते हैं, एक बात हमेशा बच्चों को ध्यान क्या देना है, बच्चे इसमें अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। जब भी इसका हम लोग को IUPAC नेम लिखना होगा, राइट, तो बच्चे क्या करते हैं? देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि डबल बॉन्ड को हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड, मींस डबल बॉन्ड। अब साइक्लिक कंपाउंड की बात आती है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने सोचा कि फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो मिल ही रहा है, अब इधर आ जाओ, तो ये गड़बड़ हो गया। डबल बॉन्ड को अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में आपको देखना है कि डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी मिल गया और यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप है तो आप इधर घूम जाते, वो रॉन्ग है। डबल बॉन्ड के आगे पीछे, ठीक है, 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ में आएगा कि आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं इन कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। अगर आपने ऐसे नंबरिंग कर दी, ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो राइट क्या है? यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया आपने या यहां से किया, 1 2 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4, राइट। तो अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग वर्ड रूट से यूज करेंगे, और वर्ड रूट के आगे क्या लगेगा? साइक्लो। साइक्लो ब्यूट 1 इन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली साइक्लो ब्यूटीन। फर्स्ट क्वेश्चन पे है तो ब्यूट 1 इन और ब्यूटीन आप लोग लिख सकते हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूं। आप इसका नाम लिखिए जल्दी, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 इसके बीच में होगा। अब आपको देखना है, इधर आपने अगर सपोज 1 दिया, 1 2 3 4, तो जो अल्काइल ग्रुप है वो फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा। तो आपको इस बार क्या करना है? नंबरिंग इधर से देनी है, 1, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप 3 पे मिथाइल है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? 3 मिथाइल। इसके बाद साइक्लो यूज करेंगे, दैट इज साइक्लो, फिर ब्यूट इन, ब्यूट 1 इन और सिंपली ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। देखिए इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसका नाम लिखिए जल्दी, राइट द IUPAC नेम। Write the IUPAC name of this compound. देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हमको सोचना है किधर से हम लोग डबल बॉन्ड स्टार्ट करें, नंबरिंग स्टार्ट करें। अब देखिए अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग
इस पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 आपने इसको दिया या 1 2 आपको इसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 2 इसको देंगे तो नेक्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है वो फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, बट इधर से आपको थर्ड पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है, और हम लोग इधर से अगर चलेंगे तो हमको थर्ड पोजीशन पे इथाइल मिलेगा। तो हमको पहले इथाइल को लेना है, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। दिस इज 1, या 1 पोजीशन आप इसको भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी जा सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ये अपना हो गया नंबरिंग। अब हमको नेमिंग करना है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, तो ये क्या हो गया 3 इथाइल। देन 6 पोजीशन पे मिथाइल है, दिस इज 6 मिथाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, साइक्लो प्रीफिक्स यूज करेंगे। साइक्लो, यहाँ पर हेक्स की जगह हेक्सा यूज होगा, हेक्स यूज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल। साइक्लो हेक्सा किस किस पोजीशन पे है, 1 पे है एंड 4 पे डबल बॉन्ड है, कितना है, तो 2 में हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, डाई, एंड सफिक्स इज इन। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई इन। आपको इस बात को ध्यान देना है। अब जो मैं नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, इसमें मैं डबल बॉन्ड भी इंडल्ज कर रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड भी इंडल्ज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका नाम बताइए, तो एकदम सिंपल सा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ओनली 30 सेकेंड्स, जल्दी बनाइए। इन सब पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको उस पर ध्यान देना होगा। एनीवन? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, आपको याद रखना होगा। डू इट फास्ट। इस केस में नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से या डबल बॉन्ड की तरफ से, और ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की तरफ से। अगर ये बात आपके ध्यान में आ रही है कि अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो थर्ड वाला पोजीशन पे हमको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन ये बात आपको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग को डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। यहां से अगर 1 2 आपने स्टार्ट किया तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड भी मिलेगा और मिथाइल भी मिलेगा, लेकिन यहां से अगर हम लोग करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और इथाइल भी मिल रहा है, और थर्ड पोजीशन पे हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए हम लोग इधर नहीं जाएंगे, हम लोग इधर मूव करेंगे। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप लोग शायद नेमिंग कर सकते हैं, अब जल्दी से नेमिंग करें। एनीवन? वेरी गुड। 1 3 डाई इन, तो रॉन्ग है। फिर किसका आंसर है, प्रत्युष आपने थोड़ी सी गलती कर दी, डाई ई एन होगा, डाई एन, एंड डाई वाइन होगा, क्योंकि यहाँ 2 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। वेरी गुड। देखिए इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 पे इथाइल, राइट, देन 4 पे मिथाइल। आपको इसको हमेशा मैंने बताया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं अगर इथाइल आता है और डाई मिथाइल आता है तो आपको इथाइल ई पहले लिखना होगा, ना कि डाई मिथाइल का आप डी को लिखेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स का अल्फाबेट काउंट नहीं होता है, राइट। तो ये हो गया 1 इथाइल 4 मिथाइल, देन साइक्लो 8 में ऑक्टा हम लोग लिखेंगे क्योंकि 2 2 डबल बॉन्ड है और 2 ही ट्रिपल बॉन्ड भी है, साइक्लोएक्टा। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स 1 पे है
3 पे है, कितने हैं, 2 हैं, तो डाई EN, राइट। उसका पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज 5,7, दैट इज डाई YN, राइट। YN यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5,7 डाई वाइन, ठीक है। तो ये हो गया जो भी मैंने आपको बताया फंक्शनल IUPAC नेम्स, मैंने जो भी आपको बताया स्टैंडर्ड IUPAC नेम्स, आपको उसको ध्यान रखना होगा। एक दो और मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर देता हूं। मैंने अभी तक आपको जो भी हाइड्रोकार्बन्स बताए, फंक्शनल ग्रुप्स बताए, उसमें मैंने आपको उसका प्रीफिक्स भी बताया, राइट। तो प्रीफिक्स बताने का रीजन क्या है, प्रीफिक्स का आप लोग सोचते होंगे कि यूज कहाँ करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज होंगे, सपोज जनरली आपको दो ही का आता है, अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो दो या दो से ज्यादा का आ सकता है। अगर हम लोग सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो इफ टू फंक्शनल ग्रुप्स आर कंपेयर्ड, तो जो उसमें मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा, नंबरिंग तो ऑब्वियसली है वही से स्टार्ट होगी ही होगी, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स। और जो लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, उसका हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। बात आई समझ में। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं फंक्शनल ग्रुप का, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। इसमें तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल से स्टार्ट है, सल्फोनिक, एसाइल हैलाइड, अमाइड, ईस्टर, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इस तरह होते हैं। लेकिन जो जो आपको बुक्स में पढ़ना उसके ऑर्डर में प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट प्रायर, फिर आपका हो गया ईस्टर्स, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको याद रखना है। और प्रायोरिटी ऑर्डर में जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा, नंबरिंग ह्यूमन से स्टार्ट होगी, एज वेल एज जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम लोग सफिक्स लिखेंगे, और जो लीस्ट प्रायर होगा उसका हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं, अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, यहाँ ऐसा मैंने लिख दिया, अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन। अब ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो स्टार्टिंग करेंगे, ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 और 5, इसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये भी प्रीफिक्स है, इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, और इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, सफिक्स, राइट। ये मोस्ट प्रायर है तो इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए, अगर आपको इसमें थोड़ा और प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको दोनों को अलग अलग समझाता हूं। मैं इसको पहले रब कर देता हूं, इसको भी मैं पहले रब कर देता हूं। पहले मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को लेकर चलता हूं। अगर यहां पर मैंने लिख दिया CH2COOH और यहां पर भी CH2COOH 1 2 3 4 एंड 5, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स आपको पता है जो वर्ड रूट के पहले लिखते हैं, सफिक्स इसको बोलते हैं जो वर्ड रूट के बाद लिखते हैं। तो प्रीफिक्स किस पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है। 5 पोजीशन पे अल्कोहल है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होगा, आप एल्डो भी लिख सकते हैं, फिर फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको जनरली फॉर्माइल लिख रहा हूं, 5 एल्डो और फॉर्माइल, राइट। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट ऑल आर सिंगली बॉन्डेड और सारा एल्केन है, उसमें ओइक एसिड लग जाएगा, तो एल्कानोइक एसिड मैं आपको बता चुका था। तो यहाँ पेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, सिर्फ ई हटेगा और क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ, ओइक एसिड लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 फॉर्माइल पेंटानोइक एसिड। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 फॉर्माइल पेंटेन 1 डैश ओइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अब अगर आपको इसमें अल्काइल ग्रुप्स हम लोग यूज करते हैं, तो अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं, फिर प्रीफिक्स लिखेंगे वर्ड रूट के आगे एंड देन सफिक्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। आज का व्हाट
ये वाला देखिए कौन पूछ रहे हैं, प्रत्यूष रंजन। देखिए प्रत्यूष, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबरिंग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है। मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से इसको बता दे रहा हूं। देखिए मैंने ऐसे लिखा था, CHO, दिस इज CH2, CH2, CHO, ये कंपाउंड का नाम था। मैंने आपको क्या अभी प्रायोरिटी ऑर्डर बताया, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, मतलब फर्स्ट नंबरिंग इसको हम ही लिख देंगे, फर्स्ट नंबर इस वाले कार्बन को देंगे, फिर दिस इज सेकंड, दिस इज 3, 4 एंड दिस इज 5। आप इसको स्टेट सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या बताया कि आपको देखना है कि इसमें दो डिफरेंट अगर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन जो लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये लीस्ट प्रायर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये लीस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, ये लीस्ट प्रायर है और ये मोस्ट प्रायर है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये ज्यादा होगा, मोस्ट प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे। तो जिसका मोस्ट प्रायोरिटी होगा ऑर्डर में, उसका हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, राइट। और जो ये लीस्ट प्रायर है, इसका जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, जो लीस्ट प्रायर है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, ये एल्डो और फॉर्माइल, राइट। अब इसको, इसका हमको IUPAC नेम लिखना है, प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, सफिक्स बाद में लिखते हैं। तो 5 पे क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो 5 पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डो भी लिख सकते हैं और फॉर्माइल भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया 5 एल्डो, राइट। अब हम लोग आते हैं वर्ड रूट पे, तो वर्ड रूट क्या है, ऑल आर सिंगली बॉन्डेड, तो ये PAN तक जाएगा, फिर P ओमिट होगा और E ओमिट हो जाएगा, और क्यों ओमिट होगा, क्योंकि ओइक एसिड का O जो है दैट इज बोवेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप इसको पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप इसको अटैच करके पेंटेन ओइक एसिड भी लिख सकते हो। आई होप अब क्लियर हो गया होगा प्रत्युष, अगर समझ में आया तो हैंड रेज कीजिए। क्लियर है, ओके थैंक यू। आज की क्लास में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट की क्लास अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास रेगुलर बेसिस पे होंगी, ठीक है, जो भी बीच में क्लासेस आपकी नहीं हो पाई। और मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं एडिशन रिएक्शन से बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में डील करूंगा, उस पर भी उसकी प्राइड, उसमें जैसे भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी, ये दो उसमें मेन फैक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो मैं आपको डील करूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Till then, I hope you enjoyed the session and thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.